फिर से आपका एक बार स्वागत है अभी क्लासेस में। अपने सेकंड लास्ट टॉपिक करते हैं फर्स्ट यूनिट का, जो कि है समीकरण। इससे पहले मैंने आपको घात, बहुपद और गुणनखंड बहुत अच्छे से करवा दिए हैं, उनके क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अब यूट्यूब पर जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि पहले जैसे 2-3 क्वेश्चन देख लिए तो उसको छोड़ दो। ठीक है, ऐसा मत करें। बीच में मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, जो अगर रीट में आपके आ गए तो आप कहोगे कि कहाँ से आ गए, और फिर कहोगे कि वीडियो में नहीं थे। मैं क्या, वीडियो में सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो कृपया जाके उनको देखें। अब हम नया टॉपिक यानी समीकरण, 1 नंबर का सवाल। वैसे जितने सवाल आप पढ़ेंगे अब आगे जितने बड़े, वो सारे समीकरण में ही आते हैं। जैसे कि अंकित मूल्य बढ़ा दिया, ये कर दिया, बराबर का चिन्ह जहाँ आ गया ना, वो समीकरण है। बस ये आपको ध्यान रखना है। समीकरण जब दो पक्षों की क्या हो रही है, तुलना, बराबर कह दिया कि ये दो पक्ष बराबर हैं, किन मान पर हैं, वो हमें निकालने होते हैं। ठीक है, अब समीकरण का एक रूप बनाता हूँ मैं आपके सामने। जैसे ये है, यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है, ये बराबर। जब हमने बहुपद पढ़ा था तो हम कहते थे कि जी बस इतनी चीज़ है ना, बहुपद है, उसमें वो बराबर का चिन्ह नहीं था, प्लस माइनस गुणा वो ज़रूर था, लेकिन ये बराबर का चिन्ह जैसे ही आ गया तो ये बन गई समीकरण। समीकरण में पक्ष होते हैं दो, बायां और दायां। नियम क्या है समीकरण के, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। अगर किसी अवयव को ले जाया जाता है तो उसका चिन्ह बदलता है। चिन्ह बहुत वैसे इजी है, आपको पता ही होगा ये, कि जैसे x + c = t है, एक कोई समीकरण है, तो आप c को उधर ले जाना चाहते हो तो प्लस का c है ये, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो पहला। दूसरा, दोनों पक्षों को, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों पक्षों को आपस में बदल दें तो क्या होगा, ये अच्छा है ध्यान रखना। अब हम ऊपर वाला नियम ध्यान रखें तो कि जी माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता, नहीं होता। जैसे a + b बराबर दे रखा है c + d, तो इधर इसको बदल लो, चाहे c + d = a + b, कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपने दोनों पक्षों को पूरा आपस में बदल दिया। ये समीकरण के आपके नियम चल रहे हैं। तीसरा समीकरण का नियम अपना क्या होता है कि दोनों पक्षों में आप समान संख्या जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये ध्यान रखना कि एक पक्ष में जोड़ा, जैसे मैं एक पक्ष में यहाँ ई जोड़ रहा हूँ तो इधर भी आपको ई जोड़ना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, बात एक ही है, क्योंकि ये प्लस का ई जब इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। आपको कोई पक्ष में, जैसे इसी की बात कर रहे हैं, चौथा नियम, गुणा करना है,
तो गुणा हमेशा शून्येतर संख्याओं का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना लाइन। शून्येतर संख्याओं का गुणा दोनों पक्षों में किया जा सकता है। समान शून्येतर, जैसे a प्लस बी को आप e से गुणा कर रही हैं तो इधर भी आपको e से गुणा करना, लेकिन e के बारे में ये ध्यान रख लेना कि ये शून्येतर है। शून्येतर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शून्य के अलावा जितनी संख्याएं हैं, अलावा सभी वास्तविक संख्याएं। तो शून्येतर ये वर्ड ध्यान रखना, ऋणेतर नहीं है यहाँ पे। अब भाग भी सेम ही है कि तो समान संख्या से आप शून्येतर संख्याओं से भाग भी दे सकते हैं। इधर दिया है तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। तो जो काम आप एक पक्ष में करेंगे वही काम आपको दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह क्या कहता है, दोनों भागों को आपको बराबर ट्रीट करना है। जैसे कोरोना है, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं देखता। हाँ, बस वो अलग बात है कि अमीर के पास ऑक्सीजन का पहले ही भंडार कर रखा है, वो थोड़ी बात अलग हो जाती है। बाकी कोरोना ऐसे कोई जात पात धर्म अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं देखता। अब आते हैं कि जी आपने समीकरण के नियम तो बता दिए, हल करने के तरीके। अब जैसे आपको रेखिक समीकरण दे दिए, रेखिक समीकरण यानी जिसमें रेखिक बहुपद हो, ये भी आपको पिछली क्लास में बताया है कि रेखिक बहुपद क्या है, जिनमें चर के एक चर और एक घात हो बस चर की। जैसे ये है x + 4 = 0, एक चर है तो एक समीकरण से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, +4 है तो उधर जाएगा तो -4। अब ये ध्यान रखना है कि जितने चर उतनी ही आपको क्या चाहिएगी, समीकरण चाहिएगी। आपके 2017 में जो सवाल आया था वो इसी प्रकार का आया था। अब दो चर वाली आपको कोई समीकरण दे दी, जैसे x + y = 4, x - y = 0, इस प्रकार से समीकरण दे दी। अब इसका पहला तरीका कि आप एक मान निकाल लें किसी से, ठीक है। जैसे x बराबर मैंने निकाल लिया यहाँ से, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन थोड़ी इजी दे रखी है, तो बाय इक्वेशन सेकंड x का मान किसके बराबर आ गया, y के। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो x के स्थान पे मैं y रख सकता हूँ, तो 2y = 4, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये तरीका तो है कि जी आप प्रतिस्थापन कर दो कि एक से मान उठाओ, विस्थापन जो भी बोलें इसको, एक से मान निकाला दूसरे में रखा, ये हर कोई कर सकता है आराम से। दूसरी विधि है कि आप इनके गुणांकों को बराबर कर लो। ये ज़्यादा बेटर रहती है मेरे हिसाब से, तो हम तो ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। क्या कर लो कि कोई भी एक है ना, इनमें ये दो चार आपको वैसे दो चर हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक सिस्टम का गुणांक सेम कर लो और चिन्ह के साथ सेम कर लोगे तब तो घटाना पड़ेगा। अगर मान लो चिन्ह अलग अलग हैं, गुणांक सेम है, जैसे ये है y का गुणांक 1 है यहाँ पे और यहाँ पर कितना है, -1 है, और यहाँ पर 1 दे रखा है। तो अगर चिन्ह सेम है और उनको आप हटाओगे, यानी काटना चाहते हो और एक को रखना चाहते हो, तब तो हमेशा घटाव करना, ठीक है। इसमें तो दोनों स्थिति मैंने इजी ले रखा है उदाहरण। गुणांक सेम है तो मैं घटाऊंगा तो ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा,
अगर गुणांक सेम हैं और चिन्ह अलग अलग हैं तो आप इनको घटाने के बजाय क्या कर दो, जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे, ये तरीका रहता है। वैसे मैं लिखता हूँ घटाने पर। जब हम एक समीकरण से दूसरी घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का x है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का y है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। जीरो तो वैसे प्लस माइनस किसी का भी हो, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार माइनस लगा ही देते हैं। तो x में से x गए 0, प्लस का 1y, प्लस का 1y यानी प्लस के 2y, 4 में से 0 गए 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप x का मान निकाल सकते हो। अगर आप जोड़ते, दूसरा तरीका, जोड़ते तब ये चिन्ह नहीं बदलते, जोड़ते हैं जब चिन्ह नहीं बदलते, इस नियम को ध्यान रखना। तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2x, ये कट के हो गया 0 बराबर 4, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। ऐसा ही सवाल आपके 2017 रीट में आया था, करा देते हैं उसको। ये सवाल था भाई, अब सवाल वही है। अगर आपको समीकरण हल करने, देखो जब 2 चर होंगे तो समीकरण भी कितनी चाहिए आपको, 2 चाहिए। अब ऐसा सवाल आता है तो अपना गलत नहीं होगा। पहला काम क्या किया जाता है, आप चाहो तो यहाँ से x का मान निकाल लो y के पदों में, वो यहाँ रखो, सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है, पहला तरीका तो ये कराता हूँ मैं आपको। यहाँ से x बराबर 47 माइनस 6y, तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, वहाँ पे इतना काम नहीं करना, वहाँ डायरेक्ट रख के देना, रख दो 2 गुणा 47 माइनस 6y। ठीक है, 2 का गुणा कर दो, गुणा करना सिखाया हुआ बहुपद से। 47 दुआ 94, 12y, ये प्लस का 94 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 94, ये माइनस के 15, तो y का मान -15 बटे -15। आपको पता है जो चीज़ इधर गुणा में है वो इधर कहाँ की चली गई, भाग में, कट के उत्तर कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर इसको 3 नंबर दे देते हैं, y बराबर 1 इक्वेशन 3 में रखने पर रख दो भाई। तो x का मान कितना आ जाएगा, 41। तो x प्लस वाई यानी 41 प्लस 1 यानी 42। ये उत्तर था क्या भाई, ऑप्शन में तो है ना ये, हाँ है, तो डी उत्तर हो गया होगा आपका जो ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, ये तो स्थापन कर दिया आपने, या प्रतिस्थापन बोलो चाहे। दूसरा तरीका जैसे आपको बताया था कि गुणांक बराबर कर लो, जैसे ये है, यहाँ x की गुणांक में 1 है और यहाँ x की गुणांक में 2 है। तो आप क्या करो, इक्वेशन 2 को 2 से गुणा, पूरी को ही करना है, ध्यान रखना। 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये 12y और ये आ गया 94। तो ये आ गई कोई नई इक्वेशन 3। पहले वाली सेम ही है, उसको दोबारा उतार लो। अब क्या करो, घटाने पर, क्योंकि जब सेम चिन्ह आए, यहाँ दोनों किसके हैं, प्लस के, तो आपको घटाना है।
जिनका गुणांक बराबर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ। घटाओ तो प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में। तो 2x से 2x गए 0, 12 और 3 15y, 94 में से 79 गए 15, तो y बराबर 15/15 यानी 1 हो है। अब x का इस समीकरण में मान रख के x का मान भी आप निकाल सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें भाई। हटा दें इसको। अब एक इम्पोर्टेंट बात भाई, 10वीं क्लास में आपको दे रखा है कि हल के बारे में दे रखा है कि हल अद्वितीय हो, द्वितीय रेखिक समीकरणों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अद्वितीय हो, हल विद्यमान ना हो और हल अनंत हल हो। क्या हो? अनंत हल हो। इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना कि आपको 2 समीकरण दे दी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस प्रकार से a1x b1y बराबर c1, इधर ही रख लो चाहे, प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आपको डायरेक्ट पूछ सकता है ये, कोई यहाँ पे k वगैरह दे देगा। इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर देखें, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का देखना चाहिए आपको। हल अद्वितीय कब होगा? जब a1/a2 यानी यहाँ पर x के गुणांक हैं ये बराबर ना हो इनका भाग किसके? b1/b2, ठीक है। तब हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। इस चीज़ को दिमाग में रखना। कक्षा 10 में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपसे ये कह देगा कि हल अद्वितीय कब होंगे जी, a1/a2 बराबर b1/b2 हो ना हो। कोई k का मान पूछ लेगा किस स्थिति में हल अद्वितीय होंगे, तो उत्तर ये रहेगा a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। अब हल विद्यमान ना हो, ऐसी स्थिति कब होगी? a1/a2 बराबर हो जाए किसके? b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के। तो ये स्थिति डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अनंत हल कब होंगे? ये पहली स्थिति, ये दूसरी, ये तीसरी। अनंत हल हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो जाए? c1/c2। अगर ये तीनों ऐसे बराबर हो जाए, इनका अनुपात x के गुणांक का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर कॉन्स्टेंट्स का अनुपात, तब अनंत हल होंगे। हल अद्वितीय जब ये बराबर ना हो, ठीक है। अब जैसे मैं प्रश्न बनाऊं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी 2 4 3 k, ऐसा लिख दिया मैंने। तो आपसे पूछा गया कि बताओ अद्वितीय की शर्त, उसी सवाल में अद्वितीय की शर्त, तो 3/k बराबर नहीं होना चाहिए 2/4k। तो k ऊपर ले जाओ, ये कट के कितना हो गया? 1/2। तो k वज्र गुणा कर दो, k नॉट इक्वल्स टू 2 3 6, यानी k का मान क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए। तभी हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर 6 हो गया तो देखो 3/6 यानी 1/2, ये भी 1/2 बराबर हो गए, तो दोनों कंडीशन आ सकती है अगली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आती है, ये तो रेखिक समीकरणों के लिए थी, अब द्विघातीय समीकरणों के लिए बता देता हूँ। ये भी चीज़ आ सकती है भाई, एक लाइन लिखी हुई है ना, अबव लेवल 10 से अबव हो सकता है, यानी 12वीं तक का हो सकता है। तो अगर आपकी समीकरण इस प्रकार से है ax² + bx + c = 0, अब द्विघातीय है, रेखिक नहीं है, ये ध्यान रखना।
तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जो मान लो इसके मूल कहते हैं, जैसे बहुपद में शून्य कहते थे तो इसमें क्या कहते हैं, मूल। तो मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हो, ये फिक्स लेते हैं अपने, तो इनका योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक, माइनस जरूर आता है, ध्यान रखना। सर अगर गुणांकों में माइनस हो तब भी हट जाता है, लेकिन सूत्र यही है। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, b, चिन्ह समेत लेना है, ये ध्यान रखना। अगर b यहाँ माइनस का है तो माइनस भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बटा में x स्क्वायर का गुणा, इन दोनों का गुणा कांस्टेंट बटे x स्क्वायर का गुणा। कांस्टेंट क्या है, c बटा a। ये ध्यान रखना है, मूलों का गुण योगफल माइनस b बटा a गुणा c बटा a। इन सब के चिन्ह कंसीडर करने हैं। जैसे आपको ये दे दिया 7x स्क्वायर माइनस 4c माइनस 8 बराबर 0, इस प्रकार से दे दिया आपको। तो आपसे पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो रूल लगा दो, माइनस b बटा a। अब b क्या है, माइनस 4, a कितना है 7, माइनस माइनस प्लस तो 4 बटे 7। अल्फ़ा बीटा माइनस तो होता ही नहीं, ये तो उसका है, सूत्र लगा देते हैं पहले, चलो c बटा a। c की वैल्यू माइनस 8, a की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस 8 बटे 7। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ध्यान रखना भाई। अब ये समीकरण अगर आपको बनानी हो तो बनाएं कैसे, कि द्विघातीय समीकरण का निर्माण। जब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल दे रखा हो और मूलों का गुणनफल दे रखा हो, लिख नहीं रहा हूं हिंदी में, तो आपका समीकरण कैसे बनाए, योगफल दे रखा है मूलों का और गुणनफल दे रखा है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तरीका होता है, ये द्विघात समीकरण का निर्माण होता है अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। वो मिटा दें। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसी प्रकार की कोई समीकरण आ गई, अब आपसे कहे जी एक्स का मान एक ही चर है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जितनी घात है ना चर की ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही मूल होंगे। मूलों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, चर की अधिकतम घात पर। तो चर की अधिकतम घात यहाँ 2 है, तो द्विघातीय समीकरण के कितने मूल होते हैं 2, इसलिए उसको अल्फा और बीटा हमने लिए थे। अब एक तरीका आपको बताया था मैंने, जैसे मध्य पद को तोड़ने वाला, तो उसको तोड़ के भी हम मान निकाल सकते हैं कि जी गुणा करें तो इनके बराबर आना चाहिए, जोड़ें तो ये आना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको द्विघातीय समीकरण का हल निकालना है तो आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए, श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है इसका, ये क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी ये है, सी ये है, यानी कांस्टेंट, ए एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं। तो ये सूत्र होता है मूलों का, यानी ये एक्स के मान आते हैं आपके, जो आपका हल है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट ये सूत्र लगाना है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये प्लस माइनस आपको बताते हैं कि कितने उत्तर आएंगे 2। अब इसमें भी स्थिति है,
ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं भाई, कि मान लो एक समीकरण दे दिया आपको द्विघाती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये कह देगा कि जब मूल समान हो, जब क्या हो, मूल समान हो, तो इसमें कोई ऐसी संख्या दे देगा जिस यानी a b c कुछ दे देगा और उसका मान पूछ लेगा। तो ये ध्यान रखना, इस पूरी शिरोधाराचार्य सूत्र में ये जो चीज़ होती है इसको, इसके अंदर वाली चीज़ को यानी b² माइनस 4ac को विविक्तिकर बोलते हैं भाई, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे डिपेंड करता है कि आपके मूल कैसे होंगे। मूल कितने हैं? 2, यानी हल इसके 2 हैं, घात 2 है इसलिए। तो देखो आपसे 3 स्थितियां बताता है ये आपको, आप कौन सी 3, कि अगर b² माइनस 4ac यानी विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो, यानी ये अंदर से जो चीज़ है वो 0 से बड़ी है, तब मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न और वास्तविक। मूल भिन्न भिन्न होंगे और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल समान, यानी एक मूल अगर 7 आया, यानी एक x का मान 7 है तो दूसरे का भी 7 होगा, और क्या होंगे? वास्तविक। मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और तीसरा, b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो तब मूल काल्पनिक होंगे और भिन्न भी होंगे, क्योंकि ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं ये संयुग्मी में रहती हैं, इनको अपने छोड़ देते हैं। बस कंडीशन याद रख लेना। मूल भिन्न भिन्न कब होंगे? जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसमें मूल काल्पनिक याद रख लेना, भिन्न छोड़ देना एक बार। और वास्तविक होंगे, वास्तविक यानी जो हमने आज तक पढ़े हैं 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 2 जो भी। मूल समान कब होंगे? जब विविक्तिकर का मान किसके बराबर हो? 0 के। ज़्यादातर इस कंडीशन को देता है वो आपको मान निकालने के लिए। कोई अल्फा दे देगा, बीच में कोई बीटा दे देगा, कोई के दे दिया, कोई लैम्डा दे दिया, और वो कह देगा जी मूल अगर समान है तो इसका मान बताओ। तो मूल समान होने का मतलब है कि आपको एक डायरेक्ट कंडीशन लगानी है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं तक का। किताबों में नहीं दिया वैसे इतना कुछ, कंपटीशन की जो बुक्स आ रही हैं उनमें नहीं है इतना, लेकिन सवाल कहीं आ जाए तो कह सर आपने तो कराया नहीं। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों की। प्रश्न किस प्रकार से, एक तो करा दिया मैंने कि नॉर्मल आपको समीकरण दे दी, अगर आपके पास 2 चर हैं तो समीकरणें भी कितनी आएंगी? 2 आएंगी। अब ये जो भी कथन कहे, कथन के अनुसार समीकरण आती हैं। जैसे आयु पर आधारित प्रश्न है वो भी हम करेंगे। दूसरा, ये हिस्सा बांट देगा कि जी इसको इतना हिस्सा दिया, इसको इतना प्रतिशत दिया, या इसको इतना भाग दिया। तीसरा, भिन्न पर आधारित कि जी पहले भिन्न ये थी, अंश इतना था, हर इतना था, इसमें इतना जोड़ा तो इतना हो गया। तो ये भी सवाल इसी के अंदर आते हैं। फिर संख्याओं पर आधारित सवाल भी आते हैं कि जी पहले संख्या इतनी थी, इसका इतना गुना थी। मतलब एक ही प्रकार के सवाल हैं। और जीवन में आपने जो भी सवाल पढ़े हैं जहाँ बराबर का चिन्ह लग जाए वो समीकरण के ही होते हैं। पूरी की पूरी सेकंड यूनिट है ना वो समीकरण की है। अब आपको कह दे कि जी समीकरण के कितने सवाल आए हैं, तो मैं ये कहता हूँ 20 में से बहुपद वालों को छोड़ के बराबर में अगर शून्य ज्ञात करने हो तो वो उसमें ही काउंट हो जाएंगे, और 20 ही सवाल समीकरण के होते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम अलग अलग तरीके से। अब जी अब इसने कहा है, पहला सवाल कौन सा लें? हाँ भाई, कुर्सी टेबल पे आते हैं कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत। 4 कुर्सी व 3 टेबल की कीमत कितनी है? 2100 रुपये। 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत
दो टेबल की कीमत कितनी है? 1750 रुपये। टेबल ही ले बैठेंगे, ठीक है। तो पूछता है एक कुर्सी की कीमत बताओ। अब देखो मेन चीज़ है इसमें समीकरण बनाना। तो दो चर दे रखे हैं इसमें, एक कुर्सी है और एक टेबल। तो माना कुर्सी कितनी है आपके पास? x, कुर्सी की कीमत x है, और टेबल की कीमत क्या है? y। कीमत आप तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कुर्सी की कीमत x, टेबल कीमत y, ठीक है। अब पहली लाइन क्या कहती है कि 4 कुर्सियाँ, तो 4 कुर्सियाँ यानी एक की कीमत x है तो 4 की कीमत 4x प्लस 3 टेबल। एक टेबल की कीमत कितनी है? y, तो 3 टेबल की कीमत कितनी होगी? 3y। हमें पता ही है कि मान लो मेरे पास 3 मार्कर हैं, जैसे यही अलग अलग 3 मार्कर हैं, ठीक है। अब इनकी कीमत सेम है, पहले की 20, दूसरे की 20, तीसरे की 20। तो इनको या तो मैं 20-20 करके 3 बार जोड़ूं या 3 से क्या कर दूं? गुणा। तो अगर मेरे पास एक टेबल की कीमत y है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3y। और इन दोनों का योग किसके बराबर दे रखा है? 2100 के। फिर क्या रखा है जी? 5 कुर्सी, दूसरी समीकरण, व 2 टेबल किसके बराबर है? 1750 रुपये। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 विधियाँ बताई थी आपको करने की कि एक से यहाँ से x का मान निकाल लो, इसमें रख दो, या फिर इनमें एक काम करो, आप इनको नंबर दे दिए जैसे 1 और 2, इनके गुणांक समान कर लो। गुणांक समान हो नहीं रहे, कैसे? कि जी यहाँ 4 और यहाँ 5 है, तो अगर इसको बराबर करेंगे तो इसको भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा आपको। तो इक्वेशन फर्स्ट को 5 से गुणा कर दो और इक्वेशन सेकंड को 4 से गुणा। जब कुछ नहीं मिले तो वो जो गुणांक दे रखे हैं उन्हीं से गुणा कर देना चाहिए। तो अब आपकी नई समीकरणें क्या आ जाएंगी? 5 से, पहले वाली को 5 से कर रहे हैं तो 20x प्लस 15y, 21 5 105, थोड़ा पढ़ा याद हो तो जल्दी हो जाता है भी। 4 5 20x प्लस 8y, अब ये तो गुणा करना पड़ेगा। 4 5 20, 2 बचा, 4 7 28 और 2 30, 3 बचा, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। अब इनको घटा लो क्योंकि गुणांक सेम कर लिए हमने, माइनस माइनस और ये भी माइनस। तो कितना आएगा आपका भाई? 20 में से 20 गया, 15 में से 8 गए, 7y। 10,500 में से 7,000 गए तो 3,500, 3500 ही होगा। 0 से 0, 0 से 0, 5 से 5, 10 से 7 गए 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/7 यानी 500 रुपये। एक टेबल की कीमत कितनी आ गई आपके पास? 500। तो किसी एक में रख के आप किसकी कीमत निकाल सकते हैं? कुर्सी की कीमत निकाल सकते हैं। निकालते हैं कुर्सी की कीमत। इसमें रख देते हैं 2 में थोड़ी जी। पाँच एक्स प्लस 2y बराबरी है ना दूसरी, इसमें मान रख दो। 5 गुणा x ही है, 2 गुणा 500, 1750, 1000। इक्वेशन 2 में मान रखा है तो 5x बराबर आ गया 750, प्लस का 1000 उधर जाएगा तो x का मान 750/5 यानी 150। 5 एकम 5, 5 7 5 25 और 0।
तो 150 रुपये। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मिटा दें। अभी 3 प्रकार के प्रश्न और हैं, एक आयु वाला, एक संख्याओं पर आधारित, भिन्न वाला करते हैं। क्या भिन्न दे रखी है 15/19 के अंश व हर में से, के अंश व, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है भाई, इस प्रकार के सवाल जो होते हैं, हर में से क्या घटाएं, कि भिन्न 5/7 हो जाए। तो इसे यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है कि अंश में इतना जोड़ें, तो हम ये मान लेते हैं। आपको एक ही चीज़ घटानी है फिर, अगर एक बार का अंश हर को अलग नहीं बोला है तो हमने कहा जी हमने क्या घटाई, माना घटाई संख्या। वहाँ पे इतना कोई दौरान नहीं होना है आपको, गुरु जी लिखा माना, तो माना मुन्ना कौन करना पड़ा, तो सीधो आठू शुरुआत करना है। घटाते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है 5/7। इस प्रकार के सवाल आपको भिन्न में भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। अब वज्र गुणा, ये इधर ये इधर, तो 15 - x का गुणा किससे होगा 7 से, 19 - x का गुणा किससे होगा 5 से। गुणा कर दो, बीच में गुणा चिन्ह रख लेते हैं। 15×7 = 105 - 7x। ये ध्यान रखना, कहीं एक से गुणा कर दो दूसरे से गुणा, यहाँ गलती यही होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में गलती आपसे यही होगी, ठीक है, पक्का होगी। अगर मेरे व्यूअर 200 देख रहे हैं, 300 देख रहे हैं, 400 देख रहे हैं, या 500 देख रहे हैं, या 100 ही देख रहे हैं, तो अगर 100 में से 50 रीट देंगे तो 20 बच्चे ऐसे होंगे कि गुरुजी हमारा वो गुणों कौन करो में एक साथ भूल गया, तो वहाँ गलती हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं टेस्ट लेता हूँ ऑफलाइन मेरी जो क्लास में, तो वो 10 बच्चों में से 20% बच्चे, यानी 2 बच्चे ऐसा करते ही हैं, आता है उनको, लेकिन वहाँ पर नहीं आया ना, तो वो मानेंगे नहीं कि आप होशियार हैं। मैं तो मान लेता हूँ कि आप होशियार हो। अब x जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ ले आओ, तो 105 को उधर और 5x को इधर। माइनस का 2x, क्योंकि माइनस वाली चीज़ ज़्यादा है, माइनस के 10, तो x का मान -10/-2 यानी 5। तो उत्तर कितना आ गया 5। ये हो गया भिन्न पर आधारित। अभी परिमेय या कोई संख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे भाई। ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। अब एक आयु आधारित प्रश्न करते हैं अपने, अच्छा सा। अब ये जैसे लिखा है, सरिता के पिता की आयु, सरिता के पिता की आयु सरिता के पति ने पिता की आयु, सरिता के आयु की दुगुनी से 10 अधिक है, दुगुनी से भी 10 अधिक है। और यदि पिता की आयु 50 वर्ष है तो सरिता की आयु बताओ। अब कई बार ऐसा होता है कि 5 वर्ष बाद इतनी थी और 5 वर्ष पहले इतनी थी, कोई। अब यहाँ पर तो जैसे मैंने आयु पूछ ली, सवाल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी इसका समीकरण क्या होगा। ये 7वीं क्लास में दे रखा है, कथन से समीकरण बनाना, ठीक है।
तो इस प्रकार के सवालों में वो उत्तर ना पूछे चाहिए आपसे, वो कह देगा समीकरण क्या बनेगी इसकी। ठीक है, तो समीकरण बनाते हैं पहले तो। माना छोटी कौन है, सरिता, तो उसको x मान लो बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिता की आयु, सरिता की आयु की क्या है, दुगनी से कितनी अधिक है, 10। ठीक है, और प्रश्न में दे कितनी रखी है, किसके बराबर दे रखी है, 50 के, तो 2x बराबर 50 माइनस 10, 2x बराबर 40, x बराबर 20। तो ये सरिता की आयु आपके पास, रुपए मत लिख देना, आयु वर्ष कितनी है, 20 वर्ष। तो ये है आयु आधारित प्रश्न। कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आपको आयु पर आधारित मिले तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, मैं लिंक देता ही हूँ उसमें। टेलीग्राम का लिंक आपको हमेशा मिलेगा, प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देते हैं आपको। ठीक है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है वीडियो का, तो टेलीग्राम भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, पिछले वाले वीडियोस में दे भी रखा है। ठीक है, तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए किसी प्रश्न में तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। अब है जी, अब अंकों पर आ जाते हैं कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक। अब ये दो प्रकार के अंक प्राप्त कर रहा है अभी। के दुगने से 7 अधिक है, दुगने से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो जी मान लो वही, माना न्यूनतम, छोटी संख्या को मान लो x जो आपको लगे, और फिर दे रखा है अधिकतम अंक दे रखे हैं आपको बराबर 87। तो मान निकालना है न्यूनतम, न्यूनतम x तो अधिकतम दुगने से 7 अधिक, दुगने से 7 अधिक बराबर में कितने होगा, 87। तो न्यूनतम उसने जो अंक प्राप्त किए 40, उसका वो रीट नहीं हुआ भाई, ना अधिकतम से हुआ ना न्यूनतम से हुआ, कम से कम तो 90 चाहिए अपने को। ठीक है, हाँ भाई सरकार ऐसा भी कह रही है कहीं प्रमोट कर दे, आपको सीधा ही नौकरी दे दे, हाँ 3rd ग्रेड सीधी नौकरी दे दे, जैसे आजकल 10वीं 12वीं को आगे सरकारें प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या पता आपको भी प्रमोट कर दें। मीम चलते ही रहते हैं, आपको पता है। अब समीकरण पर आधारित प्रश्न करते हैं, नॉर्म जो टिपिकल आते हैं। कोई अच्छा सा प्रश्न मिल जाए, जैसे ये दे रखा है x+1 बटे 2। क्योंकि समीकरण के जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते थे मैंने आपको करवा रहा हूँ साथ साथ में, इसका कोई नया वीडियो तो बनाएगा नहीं क्योंकि मैं सारे प्रश्न एक साथ ही करवा रहा हूँ। अब ये सवाल है जैसे, ठीक है, अब इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या है, पहले तो एक एक चीज़ बनाओ, एक पूरा बनाओ इनको। अभी 2 2 ठीक नहीं है, तो पहले 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6। 2 से 6 में भाग दिया 3, तो 3 से गुणा कर दो इसको, इसको 2 से। लघुत्तम लेना नहीं है तो बताना भाई, वो भी बताएंगे बाद में। फिर
रीट फर्स्ट लेवल में शायद LCM HCF है, वो भी करवाया जाएगा आपको अलग से टॉपिक में। पहले रीट लेवल 2 का सिलेबस होता जाए, जो कॉमन टॉपिक हैं वो साथ में होते जाएंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट वालों को भी कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस नहीं होगा, सारा सिलेबस होगा। आपका तो है भी कम, 70% तो इनके साथ ही पूरा हो जाएगा। और अगर सबको अलाउड कर दिया, ठीक है, तो भाई रीट फर्स्ट लेवल वाला सबको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो रीट फर्स्ट लेवल निकालना औरों के मुकाबले ईजी हो जाता है, क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न, जो आर्ट्स वालों के तैयार नहीं होते हैं। इससे किसी से गुणा नहीं करेंगे, प्लस में सीधा 63 7 नेम। अब सॉल्व कर लो इसको, 3x + 3, ये गुणा करना मत भूल जाना भाई, सबसे बड़ी गलतियाँ ये होती हैं। -5 प्लस का 63 प्लस का 58, इनको पहले से ही एक पक्ष बना ले, 3 और 2 5x + 7। अब ये वो नॉर्मल सवाल बन गया वज्र गुणा वाला, वज्र गुणा 7 गुणा 5x + 7 गुणा कर दो भाई, 35x + 49, 12x + 6 8 48, 6 5 30 और 4 34। पक्ष बदल दो, 35x + 23x, 49 गए तो 299। अब भाग कितने से होगा भाई, हो गया ये तो कोई बात नहीं। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि ये जो संख्याएं देते हैं ना सवालों में, 23 से कम 23, 23 दिया 69, तो x का मान कितना आएगा इसमें 13। भाग देने वाली संख्याएं अपने को दे दें, मिटा दें। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आपको कहेगा कि जी एक आयत वगैरह का कह दे कि हमने ये कर रखा है कि इसकी लंबाई इससे इतनी अधिक है, ठीक है। ये प्रश्न भी कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और परिमाप दे रखा है सेंटीमीटर है भैया, राइटिंग का थोड़ा आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो आयत का परिमाप होता है क्या भाई, सूत्र आपको आता ही है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितने के बराबर है, 40 के। अब लंबाई मान लो, चौड़ाई मानो सबसे छोटी है, चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई x, तो लंबाई क्या होगी 5 + x, मान रख दो। तो 2 गुणा 5 + x + x बराबर 40, तो 5 + 2x बराबर 20, 2 से भाग दे दिया 20, ठीक है। यह करके बताऊं, 40/2 यानी 20, 2x बराबर, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी 15/2। आपकी कितनी आएगी 15/2, जो कि किसके बराबर होती है 7.5। तो लंबाई क्या आ जाएगी यानी 12.5। ये तो चौड़ाई है, सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। एक प्रकार का ये सवाल हो गया। एक प्रकार का सवाल हो रहा है, वो लास्ट आज समीकरण इसी के साथ खत्म हो जाएगी अपनी।
कौन सा सवाल है वो, कहाँ गया भाई, एक सवाल था ना, कहाँ गया। हाँ भाई ये सवाल अच्छा है, ये भी बहुत सवाल अच्छा है। ये करा देते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक, ये मिला है अपने को कई सवालों में से, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। ये भी समीकरण का ही है। 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 4 गुना है। ठीक है, अंक पलटने पर बनी संख्या को पूर्व संख्या से जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है। ठीक है, सवाल बड़ा है थोड़ा, संख्या बताइए। ठीक करते हैं इसको। अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आ सकता है आपके, अच्छा सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या में से एक अंक दूसरे अंक का 4 गुना है, अंक पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो संख्या बतानी है अपने को, बताते हैं भाई। इंक कम हो गई है, अब ब्लू वाला करते हैं भाई, है ना, है अपने पास। 2 अंकों की संख्या, तो माना इकाई का अंक x, ठीक है, तो दहाई का अंक, दहाई का अंक हमेशा ही ध्यान रखना, इकाई का अंक तो 1 से गुणा होता है और दहाई का अंक किससे गुणा होता है, 10 से गुणा होता है। अगर सैकड़े का होता तो 100 से गुणा होता है। तो दहाई का अंक इस अंक का 4 गुना है और इसको भी आपको किससे गुणा करना है, 10 से। तो ये कितना है, 40x। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, जोड़ दो इनको, तो कितने x हो गए भाई, 41x। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते तो क्या लिखते, जी इकाई का अंक तो x प्लस दहाई का अंक, दहाई का मतलब 10 से तो गुणा करना ही है, और अंक का कितना गुना था वो, 4 गुना। तो इनको जोड़ते तो आपका वापस कितना आता, 41x। इसको जरूर ध्यान रखें भाई, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई के अंक से ये 4 गुना था। अब बदलने पर, यानी उल्टा करना है अपने को। अब बदलने पर क्या होगा कि जो इकाई का अंक है वो तो 4x, यानी उसका 4 गुना हो जाएगा, और इकाई का अंक है आपका इकाई का अंक तो 4x, यानी अब दहाई के अंक को x ले लिया और इकाई के अंक को उसका 4 गुना ले सकते हैं ना भाई। ठीक है, उल्टा करना है अपने को। और दहाई के अंक को किससे गुणा किया जाता है, 10 से। 10 और 4 कितने हो गए, 14x। तो 2 संख्याएं आ गई आपकी, 41x और 14x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो जोड़ है, दोबारा कराऊंगा, अभी इसको रिपीट करेंगे, वो 110 के बराबर है। तो 55x बराबर किसके है, 110 के। तो x का मान कितना आ गया, 2। तो अगर देखें तो इकाई का अंक 2 है, तो दहाई का अंक 4 गुणा 2 यानी 8। तो संख्या क्या होगी, 82। अब 82 होती कैसे है, आप 8 को गुणा करते 10 से, फिर क्या जोड़ते 2, तो 80 प्लस 2 यानी 82। दोबारा सुनो इस पूरे सवाल को, अच्छा सवाल है। इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का, आपको पता 2 अंकों की संख्या है तो एक अंक इकाई का है, दूसरा दहाई का है।
दहाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा करेंगे तो आ गया 40x। और संख्या कैसे बनती है, दहाई के अंक प्लस इकाई का अंक, ऐसे बनती है संख्या। ये इकाई, ये दहाई वाला अंक है, इनको जब जोड़ते हैं ना तब ये संख्या बनती है। किससे गुणा करके, 10 से। दहाई के अंक को किससे गुणा किया जाता है, 10 से। तो 40x प्लस x, कितने x हो गए, 41x। तो ये संख्या है, ठीक है। बदलने पर संख्या 41, उल्टा वैसे ही कर सकते थे, सीधा ही 14x, उल्टा ही हो जाता। लेकिन बदलने का मतलब है कि पहले इकाई का अंक अगर x था तो अब वो 4x है, दहाई का अंक पहले 4x था तो वो क्या है, अब x है। दहाई के अंक को हमेशा किससे गुणा करना है आपको, 10 से गुणा। इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 14x। दोनों का योग दे रखा है संख्याओं का 110, तो उत्तर x का मान 2, तो दहाई का अंक कितना आ गया, 8। आपकी जो भी संख्या है ना वो हमेशा ऐसे लिखी जाती हैं, कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 67, तो ये बनती ऐसे है कि इकाई का अंक 7, दहाई का अंक कितना है, 6 को किससे गुणा किया जाता है, 10 से, तो 60 प्लस 7 यानी 67। इस तरीके से आपकी संख्या बनती है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक 4x है, 4x को किससे गुणा करेंगे, 10 से, जोड़ा तो 41x। इसी के साथ आपके समीकरण से संबंधित जितने प्रश्न हैं मैंने आपको सारे करा दिए, ठीक है। पंखा बंद है तो थोड़ा पसीना दिख सकता है आपको चेहरे पे, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम 12वीं का भी कोर्स स्टार्ट करेंगे जल्दी, तो हमने डिसाइड किया कि संडे या मंडे से हम उसको भी स्टार्ट कर दें, और आपकी प्रतिक्रिया ही बताएगी कि उसको आगे कैरी करेंगे या नहीं। 1 महीने से पहले ही 12वीं का कोर्स करवा देंगे ताकि बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा हो, और आप अपनी तैयारी, लक्ष्य भेदी तैयारी आप करें और आगे बढ़ें। मेरी आपकी यही दुआ है। और आपका पेपर 20 जून को कह नहीं सकते भाई गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।